हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वर लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट अगर आप इसमें जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो पढ़ लोगे तो आपका 600 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आप यहां से बहुत ही आराम से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 90% आप ला सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद 95% भी बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। जितना आपका टारगेट है, जैसा मैं बताऊंगा और जितना बताऊंगा आप उतना पढ़ना, ठीक है। और आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं आओ तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। और पूरे किताब का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्न, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बस इतना पढ़ लो जितना मैं आपको बताऊंगा ऑल सब्जेक्ट में, बस उतना आप लोग पढ़ के जाना, फिर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखो, आपके क्लास 10 हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इंग्लिश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैथ की तैयारी कैसे करो 90% लाने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साइंस में जितना मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में उतना पढ़ लेना ना, आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। सोशल साइंस में आप लोग जितना बताऊंगा उतना पढ़ना। आज की इस वीडियो में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और चित्रकला का बस अभी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, आपका 70 में 65 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखो। चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है और आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लास 10 हिंदी, ठीक है। क्लास 10 हिंदी इतना पढ़ लो जितना मैं आपको बताऊंगा, बस इतना पढ़ लो, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हिंदी का देखेंगे। सबसे पहले आप देखो, हिंदी में पहला जो आपके महत्वपूर्ण गद्य, यानी कि हिंदी के गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हिंदी के गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना, ठीक है। हिंदी में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और सबसे पहले आपको हिंदी गद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का, ठीक है। गद्य में जैसे आपके हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना लिखो, या फिर जयशंकर प्रसाद जी के, या फिर आचार्य चिंतामणि किसकी रचना, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड आप लोगों का जैसे कलम का सिपाही के लेखक कौन है, ऐसे आपको गद्य का तैयार करना है। फिर आपके पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे रीति काल है, ठीक है, एंड प्रगतवादी युग है, ये सारे पद हैं, ठीक है। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। तो आपका 10 नंबर केवल गद्य और पद्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय आएंगे। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाकर पढ़ोगे तो रस छंद अलंकार का आपका जो बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर का 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर आपका रस छंद अलंकार का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो रस छंद अलंकार आपके 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे रस छंद अलंकार से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रस छंद अलंकार से आपका 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जैसे आपका रहेगा निम्न में कौन सा रस है, निम्न में कौन सा अलंकार है, ठीक है। एंड सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, इसमें कौन सा अलंकार है, ऐसे करके आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। उपसर्ग, उपसर्ग आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, 1 नंबर का आएगा, ठीक है। 1 नंबर का उपसर्ग आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, जो आपका प्रत्यय है, प्रत्यय भी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, 1-1 नंबर का। एंड समास, समास भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय सब ज्यादा 5 से 10 तैयार कर लो, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग। और यहां फिर तत्सम तद्भव 1-1 नंबर का आएगा, ठीक है। एंड संधि विच्छेद 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ऐसे शब्द रूप 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, धातु रूप, ऐसे करके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना टारगेट बनाना है कि सबसे पहले हम लोग 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करें। और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी गाइड लिए हो, विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, उसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उस पर टिक लगा लो, ठीक है। कम से कम 100-200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर टिक लगा लो। डेली टारगेट कर लो कि हमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करने हैं। फिर आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करो, ये चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे आपका खंड खा में सबसे पहले हम आपको बताते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। तो पहला जो आपके महत्वपूर्ण गद्यांश आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है गद्यांश के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है मित्रता और ममता।
मित्रता और ममता चैप्टर आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। मित्रता और ममता चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आते ही आते हैं और यहां से आपका 6 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। कुछ नहीं है, आप लोग एक बार पढ़ लो फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है। एंड आपका पद्यांश में क्या है, पद्यांश में आपका महत्वपूर्ण जो है चैप्टर, गद्यांश में तो आपका मित्रता और ममता है। पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या और अनुवाद सब कुछ करना है। इसके लिए आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है पद, ठीक है, पद है सूरदास जी का, और धनुष भंग है तुलसीदास जी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति नीति बिहारी लाल जी का, स्वदेश प्रेम, ठीक है। ये आपको 4 चैप्टर तैयार करना। देखो पद में आपके चैप्टर्स ज्यादा है लेकिन छोटे छोटे हैं, तो ये आपको 4 चैप्टर तैयार कर लेना और यहां से आपका 6 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा स्टूडेंट, किसमें, पद में। पद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना रहता है, तो वो आपका पद्यांश में बस ये चैप्टर तैयार कर लो, गद्यांश में ये चैप्टर तैयार कर लो, आपका कुछ नहीं सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गद्यांश और पद्यांश है, अभी हम लोग और भी देखेंगे। अब आप लोगों को हिंदी में जो आपके महत्वपूर्ण कवि और लेखक का जीवन परिचय वो मैं आपको बता देता हूं, बस जितना बता रहा हूं उतना तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में आपको 90% हिंदी में लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सबसे पहले आपको लेखक का जीवन परिचय देखना है। लेखक का जीवन परिचय में आपको 2 तैयार करना है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लेखक में, ठीक है। लेखक में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है और जयशंकर प्रसाद जी का ये जीवन परिचय, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना, फिर लेखक का जीवन परिचय इससे बाहर नहीं आएगा। फिर कवि में जो आपका ये आपका 5 मार्क्स का लेखक का आएगा, 5 मार्क्स का कवि का आएगा, 10 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। 10 मार्क्स सोच सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। सूरदास जी का कवि में तैयार कर लो, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का, यह आप लोगों को तैयार करना है कवि में। एक तो सूरदास जी का, एक तुलसीदास जी का, एक महादेवी वर्मा का, ठीक है। 5 जीवन परिचय तैयार करके आप अपना 10 नंबर फिक्स कर सकते हो, ठीक है। 10 नंबर आप फिक्स कर सकते हो, तो ये आप लोग ध्यान रखना। एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना हो, जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसमें श्लोक ना होना चाहिए, जो आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। तो 2-3 श्लोक याद कर लो और जो प्रश्न पत्र में ना हो उसको लिख कर चला आना, बस हो गया आपका, यहां से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो श्लोक आप लोगों का जो है वो आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला देखो, यहां निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। किसी 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, ठीक है। ये आपका 2 प्रश्न रहेगा, उसका आंसर आपको संस्कृत में देना है, ठीक है। अगला देखो आपका हिंदी, जो हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, हिंदी संस्कृत के जो गद्यांश पद्यांश आते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर देखो। तो स्टूडेंट हिंदी जो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, उसके लिए आपको वाराणसी चैप्टर तैयार कर लेना है। वाराणसी चैप्टर ध्यान से सुन लो, जितना मैं आपको बता रहा हूं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को अगली क्लास दूसरे सब्जेक्ट पर रहेगा। फिर वीरा वीरण पूज्यते और भारतीय संस्कृति, ये 3 चैप्टर तैयार करके जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर आपको 10 नंबर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। एक गद्यांश और पद्यांश अलग हो गया संस्कृत का, तो यहां से आप फिक्स कर सकते हो पूरा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया हिंदी संस्कृत का आपका महत्वपूर्ण चैप्टर जो गद्यांश पद्यांश के लिए है। अब अगला हमारा रहेगा स्टूडेंट, अगला जो है वो देखो आप लोगों का जो निबंध है, 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो। अब निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का कर दिया गया, 9 अंक का, यानी कि 9 मार्क्स का। अब ये 9 मार्क्स पक्का करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूं। जो निबंध उसको तैयार कर लो क्लास 10th के बच्चे। पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। दूसरा स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, जो स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध है उसको भी तैयार कर लेना। तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी निबंध तैयार कर लेना, ठीक है। आज से आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो अगर नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। अगला देखो जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लो, ठीक है। एंड 5वां हमारा है विज्ञान वरदान है अभिशाप। ये 5 निबंध तैयार कर लो बच्चों, 2-3 निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेगा और कोई एक लिख कर आना है, 9 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका महत्वपूर्ण निबंध कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं है महत्वपूर्ण निबंध में। अब इसमें आपका निबंध तो मैंने बता दिया, इतना आपको करना पड़ेगा, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण निबंध है। अगला देखो खंड, जो खंड काव्य है, खंड काव्य आपका 3 नंबर का आएगा। अब ये खंड काव्य अलग अलग आता है, जैसे कहीं कहीं ज्योति जवाहर आता है, कहीं कहीं मुक्ति दूत आता है, कहीं कहीं मेवाड़ वाला आता है, देखो अलग अलग है। आप अपने टीचर से, स्कूल टीचर से पूछना सर हमें कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, जो हर साल आते हैं, तो फिर आप उसको तैयार कर लेना। तो अगर आप हिंदी में इतनी सारी चीजें तैयार कर लेते हो तो हिंदी का बादशाह आप रहोगे, 90% आप लाओगे,
ठीक है, तैयार आपको करना है। मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा, जितने गद्यांश पद्यांश है, आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूं उसको तैयार कर लो। लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय जो बताया उसको तैयार कर लो, श्लोक तैयार कर लो, निबंध तैयार कर लो, जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं इंपॉर्टेंट, उसके इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश तैयार कर लो। इतना तो पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। तो हिंदी में आप लोग इतना तैयार कर लो जितना मैंने बताया है, इतना आप लोग तैयार कर लो। सारी चीजें आप नोट कर लो, एक नोट्स बना लो, छोटा सा नोट्स बना लो, और उसमें आप लोग लिख लो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट का बताऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ, ठीक है। तो ये आप लोगों का है हिंदी का। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश का, जो इंग्लिश में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है वो चीज देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो बहुत ही कम मार्क्स आएगा। तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश ये आप लोगों का है क्लास 10 इंग्लिश, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। क्लास 10 इंग्लिश, जितना मैं आपको बताने वाला हूं बस इतना पढ़ लो स्टूडेंट, जितना मैं आपको बताऊंगा आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इंग्लिश में बस जितना बता रहा हूं इतना पढ़ लो, पूरी तैयारी आप कर सकते हो। बस आप लोगों को केवल जितना बताया जाए उतने पढ़ो, ठीक है। पहला, आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले पेपर में रहेगा 3 MCQ ऑन शॉर्ट पैसेज। शॉर्ट पैसेज का मतलब है आपको एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा, छोटा सा पैसेज, उसमें आपका पैसेज लिखा रहेगा, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे उस पैसेज को तो उसी पैसेज में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप उसका हिंदी मीनिंग्स निकालते हो तो फिर तो आपका 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए कम से कम 5 आप लोग शॉर्ट पैसेज पढ़ो। ये आपके सभी गाइड में दिया है, बुक में दिया है, हर जगह दिया है। तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। यहां से 3 नंबर का आपका ये आएगा और आप लोग 3 नंबर 3 मार्क्स बिल्कुल फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है, प्रोज का भी पढ़ाया है, पोएट्री का भी पढ़ाया है, और सप्लीमेंट्री का भी पढ़ाया, ग्रामर का भी पढ़ाया है। बस आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, अब आप लोगों को पता है, ठीक है। तो वो तो आप लोग कमेंट करना। अब देखो ग्रामर में आ जाओ। ग्रामर में कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ग्रामर थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हो ना तो ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ग्रामर आएगा। जैसे आपका नाउन पूछ लेगा, इसमें नाउन का कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ये सब तो बहुत ज्यादा आसान है, ये सब तो आप बता सकते हो। सब्जेक्ट इसमें क्या है, एडजेक्टिव क्या है, थोड़ा सा आप इसका बेसिक पढ़ो, ठीक है। और एडजेक्टिव कैसे पहचाना जाता है, कैसे कोई चीज की विशेषता बताती है तो फिर वो एडजेक्टिव होता है, तो वो चीज आप समझो। 5 मार्क्स का आएगा, वो तो मैंने पढ़ा रखा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट। अभी भी आपको पढ़ाऊंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग पहले जितना बता रहा हूं उस पर फोकस करो, उसको पढ़ो, ठीक है। अभी आप लोग ये देखो कि कैसे तैयारी करना है। आप लोग टारगेट बना लो, हमें 2 दिन में ये तैयार करना है, 5 दिन में ये तैयार करना है, 1 महीने में पूरा तैयारी कर लो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। अब हमारा फर्स्ट फ्लाइट प्रोज आ गया। फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में सबसे पहले आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ऑन प्रोज। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑन प्रोज, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे 2 नंबर का आपका प्रोज पर रहेगा। जैसे आपका एक पैसेज रहेगा ना, पैसेज प्रोज का, और प्रोज में आपका एक पैसेज छोटा सा रहेगा, उसमें आपका 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे देगा। दूसरा है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस ऑन 3 मार्क्स, यानी कि चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस, ये आपका चैप्टर वाइज रहेगा ना, उसमें आपका चैप्टर वाइज मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपका चैप्टर से रहेगा, वो 3 मार्क्स का रहेगा। मतलब 5 मार्क्स का यहाँ से प्रोज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अब प्रोज के चैप्टर्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और उधर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मीनिंग से पढ़ोगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे ताकि हमारा कंप्लीट हो अच्छे से, तो फिर आपका सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगला देखो फर्स्ट फ्लाइट ऑन पोएट्री। फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री में समझो, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्टेंजा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्टेंजा। स्टेंजा का मतलब है जैसे आपका पोएट्री है, पोएट्री में आपका एक स्टेंजा दिया रहेगा, उसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। 2 मार्क्स आप लोग स्टेंजा में आपका रहेगा और 2 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, उसका आंसर लिख देना, उसका आपको ऑब्जेक्टिव OMR शीट पर देना है, OMR शीट पर आप दे देना, फिर आपका फिक्स हो गया नंबर। कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपका पोएट्री में रहेगा, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा ना, 20 मार्क्स का, तो वो सब ऑब्जेक्टिव है। फिर मल्टीपल आपका आ गया सप्लीमेंट्री रीडर।
सप्लीमेंट्री रीडर में आपको चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करना है। चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का, मतलब चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा और 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा अगर आप पोएट्री को अच्छे से पढ़े हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और ये 20 मार्क्स फिक्स करने के लिए थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अभी हमें बहुत सारी चीजें इंग्लिश में पढ़नी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आगे देखो स्टूडेंट, अब आता है सेक्शन वी, जो कि आपका 50 मार्क्स का रहेगा। और उसमें क्या करना है, आपको लिखना है, राइटिंग मतलब अच्छे से लिखना है कॉपी में। वो तो आपका OMR शीट पर देना था आंसर, अब आपको लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखो, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कंप्रहेंशन ऑफ एनसीन पैसेज, एनसीन पैसेज, एनसीन पैसेज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपका बहुत ज्यादा मार्क्स भी है, 7 मार्क्स का। तो मैं आपको 5 ऐसे अनसीन पैसेज बताऊंगा बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपकी वीडियो आएगी जल्द ही। वो अगर आप अनसीन पैसेज तैयार कर लेते हो ना, तो फिर आपका सेक्शन बी में आपका अनसीन पैसेज पक्का हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको जितना बता रहा हूं, जितना टॉपिक्स बता रहा हूं, उस पर फोकस करो और पूरा तैयार करो, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट का अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अभी लास्ट में बताऊंगा सारे सब्जेक्ट का। तो कंप्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, फिर आपका राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग में देखो, मैंने आपको लेटर राइटिंग पढ़ा रखा है, जितने इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग है, 5 इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग भी बता रखा है। 4 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन राइटिंग, देखो एप्लीकेशन राइटिंग भी बहुत ज्यादा आसान है, लेटर राइटिंग भी बहुत ज्यादा आसान है। अब बात यह है आप क्या तैयार करना चाहते हो, चाहे आप लेटर राइटिंग तैयार करो, चाहे एप्लीकेशन तैयार करो, ठीक है। अगला है रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग बहुत ज्यादा आसान है, रिपोर्ट राइटिंग भी आसान है। रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग का आपको 6 नंबर मिलेगा, कोई एक लिखना है, चाहे रिपोर्ट राइटिंग लिखो, चाहे आर्टिकल राइटिंग, चाहे एप्लीकेशन लिखो, चाहे लेटर लिखो, कोई एक बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। और आपका दोनों मिला के 10 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन हो गया, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग सेक्शन हो गया। तो फिर काफी आसान लगा ना। अब आप लोग खुद से तैयारी करो कि हमें 2 दिन में ये तैयार करना है, 3 दिन में ये तैयार करना है। ऐसे अब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और अपना 100% बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोर्ड एग्जाम पे फोकस करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जाम के बाद। अब आता है ग्रामर। ग्रामर में आपका क्या आता है, ग्रामर में पहले आएगा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन, ये आपका 6 नंबर का रहेगा। नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव एंड पंक्चुएशन, ये 2-2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये 6 नंबर आप यहां से फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अगला है कन्वर्जन चेंजिंग द सेंटेंसेस, ये तो इसी में है। एंड ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का रहेगा। ट्रांसलेशन के लिए आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन के लिए आपको मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन रहेगा, उसको इंग्लिश में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर आपको वर्ब पता होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट्स पता होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। जब आप सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये सब जानोगे ना, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके लिए आपको सारे टेंस की जानकारी होना जरूरी है, तो आप इसको कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट मैं बता रखा हूं, ठीक है। प्रोज में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 2 और 3 नंबर का रहेगा, 6 नंबर का कुल मिला के रहेगा। 2 आपको तैयार करना है, 2 आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और मतलब 2-3 आएंगे, लेकिन लिखना केवल 2 का है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2-3 आएगा, लेकिन लिखना 1 केवल है, 1 का आंसर, और वो आपको 4 नंबर फिक्स करा देगा, ठीक है। तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन टारगेट कर लो, 2-2, 3-3 चैप्टर से निकाल लो जो इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ो, ठीक है। फिर पोएट्री में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो पोयम होता है, 6 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एंड आपका सेंट्रल आइडिया, ये दोनों मिलाकर सेंट्रल आइडिया भी इसी में, ठीक है। तो आपका पोयम या सेंट्रल आइडिया नहीं, अब की बार आपका पोयम और सेंट्रल आइडिया अलग कर दिया गया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया और पोयम अलग है। तो ये हमारा हो गया पोएट्री का। अब स्टूडेंट सप्लीमेंट्री में आपको क्या तैयार करना है ना, सप्लीमेंट्री रीडर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों मिला के 7 मार्क्स का आएगा, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये भी। अब सप्लीमेंट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये आपका हो गया। तो ऐसे करके आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, तीनों में आप लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, चाहे प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, और चाहे आपका सप्लीमेंट्री हो, ठीक है, सारे में से जितने भी इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब निकाल लो, 10, 15, 20, 50 जो भी, उसको आप पढ़ो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर आप पैसेज थोड़ा थोड़ा पढ़ो,
अब आपके पास टाइम कम है, अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। तो अगर आप इंग्लिश में इतनी सारी चीजें पढ़ते हो तो आपका 90% फिक्स हो जाएगा। और इंग्लिश का एक महामैराथन वीडियो आने वाला है बच्चों, तैयार रहना पढ़ने के लिए, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो, कॉपी पेन लेकर बैठो। तो महामैराथन वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी इंग्लिश का, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट इंग्लिश की तैयारी, अगर आप ऐसे इंग्लिश की तैयारी करते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको 90% 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये है हमारा इंग्लिश और हिंदी की तैयारी। अब हम लोग अगला तैयारी देखेंगे, वो है साइंस की तैयारी हम कैसे करें। साइंस की तैयारी जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल जो बोर्ड एग्जाम में आता ही है। देख सकते हो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो साइंस में 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरी बुक के हैं जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस के, सभी का मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले आऊं। तो पहले चैप्टर से है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, कि ऊष्माक्षेपी या दहन, ठीक है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जलना या दहन, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020-2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग तैयार कर लेना, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं, सबसे पहले तो मैंने बताया कि एक नोट्स बना लो, नोट्स में आप लिख लो कि ये क्वेश्चन हमें तैयार करना है, ठीक है। आपको कोई भी गाइड, कोई भी बुक में देखोगे मिल जाएगा, या फिर मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कैसे आप लोगों को इसका आंसर देखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी परिभाषा देनी है, या कितने प्रकार का होता है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित आपको समझाना है। 2019 में, 2020 में, 2022 में पूछा गया है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। मतलब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तैयार करके जाओ, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार कर लेना है। अब हमारा तीसरा नंबर 3 नंबर है कि व्यंजक चूर्ण या जिसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, का रासायनिक नाम बताना है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, गुण क्या होता है, उपयोग क्या होता है, सब कुछ बताना है। तो अगर व्यंजक चूर्ण के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है, अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर में मैंने आपको व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ाया है। व्यंजक चूर्ण की आप लोगों को पहले ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है, गुण बताना है, उपयोग बताना है, सब कुछ। तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा है 3 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर में, ठीक है। ये 2013, 15, 20, 17, 18, 20 में पूछा गया है, ठीक है। अगला है बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, गुण, अणुसूत्र भी लिखना है और आपका उपयोग, सब कुछ बताना है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अणुसूत्र, रासायनिक नाम, सब कुछ जितना भी आप बेकिंग सोडा के बारे में जानते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014, 15, 17, 18, 19, 20, मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर केमिस्ट्री में आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो यही सब आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी यहीं से आएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जितना भी बता रहा हूं वो सारा तैयार कर लो, फिर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कौन रोक सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो मैं एक ले आऊंगा, उसमें आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इधर से आपका सारे क्वेश्चंस और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स लाना से कौन रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए तथा उनके 2 अनुप्रयोग भी लिखिए। मतलब जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसकी परिभाषा लिखना है और उनका 2 अनुप्रयोग भी लिखना है। 2016, 20, 22 में पूछा गया है, 2016 में, 2020 में, 2022 में पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल तैयार ही करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं मैंने बताया है कि एक छोटा सा नोट्स बना लो, उस नोट्स में जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सबका नोट कर लो। नोट करने के बाद आप एक एक क्वेश्चन डेली स्टेप बाय स्टेप करके याद करो। एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगर आप याद करोगे तो क्या रह जाएगा इसमें, और बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप लिख लिख कर चीजों को याद करोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं।
जो मिश्र धातु होता है उसकी परिभाषा देनी है, और कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम बताना है, संगठन बताना, उपयोग बताना है। जो कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु हैं उसका नाम बताना है, संगठन बताना, उपयोग बताना है, सब कुछ जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013, 14, 16, 18 में पूछा गया है, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम VIMP क्वेश्चन है। अगर आप कहीं भी देखोगे तो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्टूडेंट, देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। क्वेश्चन नंबर 7 है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी आ जाता है, समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, समजातीय श्रेणी की परिभाषा और आपका अनुप्रयोग, उपयोग सब कुछ पूछ लेता है। अब देख सकते हो NCERT का है 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इसलिए अब की बार भी 2023 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। आपका बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लो, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बड़ा भी नहीं, अगर एक पेज में आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप नोट कर लो, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे 2-3 साल पहले का, तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, क्योंकि वहां से आपको कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। 2013 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में पूछा गया है। तो मतलब हर साल ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप रिपीटेड क्वेश्चन को तैयार करोगे तो फिर आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब जो साबुनीकरण होता है उन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, अच्छे से उसकी परिभाषा और थोड़ा सा जो रासायनिक समीकरण है उसको देना है। फिर आपका ये देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, मतलब यार बोर्ड एग्जाम के लिए यही सारे क्वेश्चंस तो हिट कर रहे हैं, यही सारे क्वेश्चंस तो बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो यहाँ से यार क्वेश्चंस कितने सारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। अगला देखो ये भी इसी चैप्टर से, एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण जो है, एस्टरीकरण अभिक्रिया है, उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। 2013 में आया है, 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2018, 2020, 2022 में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देख सकते हो, मतलब हर साल लगभग आ रहा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो यहाँ से आपके एस्टरीकरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से साबुनीकरण भी बहुत ज्यादा, और प्रतिस्थापन भी, और समजातीय श्रेणी। इसमें ज्यादातर आते हैं टिप्पणी करने के लिए कि आप इस पर टिप्पणी करो, ठीक है, साबुनीकरण पर टिप्पणी करो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर, समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी करो, ठीक है, एस्टरीकरण पर टिप्पणी करो, इसमें स्मिट रिएक्शन पर टिप्पणी करो। ऐसे करके यार बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, जिस क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, अगर इसी को पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ तथा हानि या दोष को बताना है। उनके दोष क्या थे, मतलब क्यों वो विफल हुए, ठीक है। तो ये आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ को बताना है। पहले लाभ को बताओ क्या लाभ हुआ, और फिर आपको जितने भी दोष हैं उनको बताना है डिटेल में, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो अंतर बहुत सारे हैं स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 2013, 14, 15, 16 में आया था, इसलिए मैंने इसको ले लिया है कि रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। और भी अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, जैसे आपका धमनी तथा सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धमनी और सिरा लिख देता हूं मैं, धमनी एवं सिरा, इस पर भी अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दिया कि थोड़ा सा ध्यान दे देना इस क्वेश्चंस पर भी, और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। अगला है 13 नंबर कि पाचन तंत्र क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करो इसे कि पाचन तंत्र क्या है। अमाशय तथा क्षुद्राणु, क्षुद्राणु मतलब होता है छोटी आंत, में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करो। सबसे पहले आमाशय में जो भी पाचन क्रिया होता है, फिर ऐसा स्टेप बाय स्टेप सबको आपको अच्छे से डिटेल में अच्छे से बताना है, ठीक है। सबसे पहले मुख से खाते हो, फिर एक नली के द्वारा ग्रसन नली के द्वारा अमाशय में जाता है, अमाशय से फिर ऐसा पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर अगला देखो ये हमारा 2016 में आया है, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप तैयार कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। और मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। जो मनुष्य के उत्सर्जी अंग है, मेन उत्सर्जी अंग तो वृक्क है, वृक्क का मतलब होता है किडनी। और मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा क्रियाविधि लिखिए। जो मनुष्य की वृक्क होता है, एक जोड़ी वृक्क होता है, उसकी संरचना पहले बनाना है, फिर उसकी क्रियाविधि लिखना है कि उसके कार्य क्या है, ठीक है। मनुष्य के वृक्क का कार्य क्या है उसको भी बताना है। तो फिर आपको इसका पूरा नंबर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, यानी कि 14 क्वेश्चन का आपको पूरा नंबर मिल जाएगा अगर आप उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर दोगे तब। 2013, 15, 16, 17, 18 में आया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी, मतलब और भी आया है ये क्वेश्चन, और भी बोर्ड एग्जाम में आया है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, अभी आप चेक कर लेना, आया बहुत ज्यादा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी। गर्भ निरोधक का मतलब है गर्भ को रोकने के लिए, ठीक है। जैसा संतान पैदा होता है तो उसको खत्म, मतलब बंद करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे जनसंख्या वृद्धि हो रही है और परिवार नियोजन के अनुसार हमें परिवार को नियोजित रखना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी का 2013, 14, 16, 17, 18, 19, 22 में आया हुआ है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत रहना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल तैयार कर लो, बिल्कुल हिट करेंगे बोर्ड एग्जाम में। जब आप पेपर देने जाओगे तो कहोगे सर जो आपने बताया था वही क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में, तो फिर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। लिखा प्रजनन क्या है, प्रजनन, ठीक है। जनन का दूसरा नाम प्रजनन है, एक ही चीज है, ठीक है। जनन क्या है, प्रजनन क्या है। नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। चित्र बना के अच्छे से वर्णन करना है, नर जनन तंत्र हो या मादा जनन तंत्र हो। एक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, चाहे नर आए चाहे मादा आए, कोई एक आएगा, ठीक है। दोनों नहीं आएंगे, लेकिन आप दोनों तैयार करें। देखो 2014-22 में आया, उतना ज्यादा नहीं आया है, लेकिन अगर आ भी जाए तो क्या करोगे, नहीं याद करोगे तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत रहना, तैयार कर लेना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। जो समजात अंग है तथा समरूप अंग है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी 2019, 2020, 2022 में आया हुआ है। क्या है ये, समजात अंग, जो समजात जो जिनकी जाति समान हो, समरूप का मतलब जो रूप में समान दिखाई देते हो, ठीक है, इसलिए ऐसा नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो, अब सारे क्वेश्चंस पढ़ लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, ठीक है। कि मंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना करो। आनुवंशिकता के 3 नियम जो मंडल ने दिया था उसकी 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, यार हर साल बोर्ड एग्जाम में आया है, इसलिए बिल्कुल तैयार कर लो। मैंने पढ़ाया भी है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमान का नियम, तीनों नियम मैंने पढ़ा रखा है कि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो और पूरा नियम उनको समझ में आ जाए। तो इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन जाओ और तैयार करो, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है। जो लिंग गुणसूत्र होता है उसका अर्थ बताना है, उसकी परिभाषा बतानी है। और मनुष्य के लिंग निर्धारण का वर्णन करो। जो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है उसका वर्णन करना है। 2015 में, 14 में, 19 में, 20 में, 22 में आया हुआ है। तो सबसे पहले लिंग गुणसूत्र के बारे में बताना है। लिंग गुणसूत्र को बारे में बताने के बाद आपको मनुष्य में जो लिंग निर्धारण की पूरी प्रक्रिया है उसका अच्छे से वर्णन करना है, ठीक है। तो फिर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ देखो 20 नंबर कि निकट तथा दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो और किरण आरेख द्वारा समझाइए। किरण आरेख द्वारा आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को समझाना है। 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में। अरे भाई हर साल फिजिक्स में आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में ज्यादा आता है। लघु उत्तरीय में हर साल लगभग आएगा, चाहे निकट आए और चाहे दूर आए, कोई एक आएगा और कोई एक को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। तो बिल्कुल तैयार करो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। जो मानव नेत्र का प्रमुख भाग होता है, पहले मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो, फिर उनके जो भाग हैं उनको डिटेल में वर्णन करो तथा प्रतिबिंब बनना किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंब बनना जो है उसका किरण आरेख खींचना 2010-2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो मानव नेत्र का आपको पूरा डिटेल में वर्णन करना है ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर चेक करे तो पता चले हाँ पूरा डिटेल में वर्णन हुआ है।
अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि ओम का नियम क्या है। सबसे पहले ओम का नियम आपको बताना है, जो ओम का नियम है उसको बताना है, और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन करो। इसका सत्यापन करना है, मतलब ओम का नियम जो V बराबर IR होता है, ठीक है, इसका आपको सत्यापन करना है। 2013 में, 14 में, 15 में, 18 में, 19 में, 22 में आया हुआ है। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन में फिजिक्स का आते ही आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में आओ बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन में कि श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन का चित्र सहित वर्णन करो। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और समांतर क्रम संयोजन, इसका आपको चित्र बना के वर्णन करना है अच्छे से। जैसे R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये क्या है? इस श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम का मतलब होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये हमारा समांतर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में आया हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आओ, सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर पूछ रहा है कि बायो-सेवाल्ट के नियम का वर्णन करो। बायो-सेवाल्ट का नियम लिखो, ठीक है। 2014 में, 15 में, 16 में आया हुआ है। बायो-सेवाल्ट का नियम बताना है बच्चों, बायो-सेवाल्ट का नियम। तो इतना तो आपको पता ही है, इसको पढ़ाया भी गया है ऑलरेडी, कि आप लोग तैयार रखो। 25 नंबर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसको बताना है, और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है उसको याद करना है। करने के लिए संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी का नियम लिखना है। 2014 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो कि विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचिए। जो विद्युत मोटर है उसका अच्छे से आरेख खींचना है, ठीक है, और इसका सिद्धांत क्रिया विधि लिखिए। इसका जो सिद्धांत होता है और क्रिया विधि अच्छे से लिखना है। और विभक्त वाले का क्या महत्व है, एनसीईआरटी का है, 2013, 15, 16, 18, 19, 22 में आया हुआ है। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट परफेक्टेबल है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा क्रिया विधि। देखो विद्युत जनित्र और मोटर ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, लगभग सेम आपको डिस्क्राइब भी करना होता है, ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। एनसीईआरटी का है 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में आया भी हुआ है। तो फिर क्यों नहीं तैयार करोगे अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो तैयार करो फटाफट सारे स्टूडेंट जितने भी देख रहे हो। और ये हमारा 28 नंबर है, ओजोन क्या है और तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। मैंने केवल 28 क्वेश्चन लिया है जो रिपीटेड है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कोई बच्चा इतना पढ़कर जाता है तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाएगा। तो ये हमारा है 28 क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस को पहले नोट कर लेना बच्चों, और याद तो जरूर कर लेना। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना भी जरूरी है कैसे बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको फंसा भी सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे बुक के, हमारे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के प्रश्न है। तो मैथ देखो, मैथ की पूरी तैयारी आप लोगों को मैं बताऊंगा। पूरे बुक में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैथ की पूरी तैयारी अगर आप जैसा बताऊंगा वैसे करोगे 90% आएगा, पूरा मैथ खत्म हो जाएगा आज की इस वीडियो में। मैथ बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा, जितना चीजें मैं आपको बताऊंगा उस पर फोकस करना। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका वास्तविक संख्याएं रियल नंबर से, यानी कि संख्या पद्धति से, ठीक है। संख्या पद्धति से सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है, जिससे आप लोग HCF निकालते हो। एलसीएम भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, HCF एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो मतलब आपको एलसीएम HCF ये सब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा पता होना चाहिए निकालना। और दूसरा जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिद्ध कीजिए √2, √5 एंड 3 + √5 एंड 7 √5, मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का यानी कि लघु उत्तरीय आता है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में यही पूछता है। या फिर आपका आता है संख्या, परिमेय संख्या शांत है या अशांत, शांत है या अशांत, ये आपको सिद्ध करना रहता है। तो मतलब HCF एलसीएम बोर्ड एग्जाम में आता है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, और आपको शांत और अशांत बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये चीज आपको पहले चैप्टर में तैयार कर लेना है वास्तविक संख्याएं में।
वास्तविक संख्याओं में अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, ये हमें वास्तविक संख्या में तैयार करना है। ध्यान से देखो, जितना चीजें मैं आपको बता रहा हूं उतना आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा जो चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपके 3 से 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको जो आपका समीकरण रहेगा उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण फर्स्ट देकर, समीकरण सेकंड देकर आप लोगों को उसको हल करना है। एक्स की वैल्यू वाई में रखो, वाई की वैल्यू एक्स में, ऐसे। फिर विलोपन विधि में क्या होता है कि ऐसे कट होता है। ठीक है, और वज्र गुणनखंड विधि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वज्र गुणनखंड थोड़ा हार्ड होता है इसलिए लॉन्ग में कभी कभी पूछ लेता है, तो थोड़ा सा मेहनत करना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में यहां से आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बीज गणित के अंतर्गत आता है। बीज गणित में आपका ये चैप्टर है, अभी और भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, बीज गणित जैसे आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, द्विघात समीकरण, ये आपका बीज गणित में आता है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट 18 अंक का आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 अंक का। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको क्या तैयार करना है? द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका फार्मूला है। तो ये इस पर भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपको गुणनखंड विधि से आपको हल करना रहता है। गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि आप लोगों को तैयार करना है, या फिर पूर्ववर्ग विधि। पूर्ववर्ग विधि भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ववर्ग विधि पर भी बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, या फिर एक है आप लोगों का श्रीधराचार्य जी का सूत्र। श्रीधराचार्य जी के सूत्र पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ये आपको बटे में 2a। तो ये द्विघात समीकरण में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका गुणनखंड विधि, पूर्ववर्ग विधि और आपका श्रीधराचार्य जी का सूत्र, विविक्तर का सूत्र, विविक्तर का भी आता है। ठीक है, विविक्तर का भी। तो ये हमारा द्विघात समीकरण में इतना सारी चीजें पढ़नी है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। अगला हमारा स्टूडेंट त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है? देखो, त्रिभुज के लिए में बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण स्क्वायर जो होता है, कर्ण स्क्वायर वो बराबर होता है लंब स्क्वायर के और प्लस आधार स्क्वायर के। ये आपके बोर्ड एग्जाम, अगर आप पेपर उठा के अगले साल का देख लो, जो मतलब इससे पहले बच्चे पेपर दिए हैं, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, दिखेगा 100%। फिर अगला थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय भी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, थेल्स प्रमेय। अब आपको अगला जो है तीसरा, वो वृत्त से त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। त्रिभुज से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे बहुत सारे फिगर बना है उसको आप हल करो। ठीक है, ईश्वर समीका है कुछ, उसको आप हल करो। कुछ आपके प्रमेय है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको देखो। तो मतलब वो तो आपका एक अलग सी बात है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है देख लेना। ठीक है, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है निर्देशांक ज्योमिति का। निर्देशांक ज्योमिति में आपको क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्योमिति में आपको पढ़ना है स्टूडेंट, सबसे पहले दो बिंदु के बीच की दूरी पर आपका आता है d बराबर √, ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपको इस सूत्र पर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं, इस सूत्र पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस सूत्र पर क्वेश्चन तैयार कर लो, फिर आपका क्या रह जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर एक विभाजन के सूत्र पर आता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, एंड फिर आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस पर भी सूत्र आता है विभाजन सूत्र पर। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लो। एक है दूरी, बीच की दूरी, एक है विभाजन सूत्र। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल पे भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट x1, फिर छोटा ब्रैकेट y1 माइनस y2, फिर छोटा ब्रैकेट फिर x2, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा त्रिकोणमिति का परिचय।
त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोण की मिति के परिचय में जैसे आपका 0 से 90 डिग्री तक त्रिकोणमिति अनुपात, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति अनुपात। और फिर त्रिकोणमिति स्वर्ण समीका, त्रिकोणमिति स्वर्ण समीका, ठीक है, ये भी आप लोगों का एक सिद्ध करने के लिए आता है ना, LHS बराबर RHS। मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई मैं ये नहीं कि ओवर एक्टिंग, ठीक है, आप लोगों को आपके LHS बराबर RHS आप कहते हैं ना कि ये स्वर्ण समीका सिद्ध करो इसके बराबर, ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सिद्ध करना। और त्रिकोणमिति स्वर्ण समीका और 0 से 90 डिग्री तक के बीच का अनुपात, ये आपको तैयार करना है त्रिकोणमिति में। फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का आपका लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता जरूर है, तो वो तो आपको तैयार करना है। अभी मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा लॉन्ग, तो इसमें आपको तैयार करना है हाइट एंड डिस्टेंस में से उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और ऊंचाई से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, ऊंचाई और दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वो तो आप लोगों को चाहे बुक में देख लो NCERT, चाहे कोई गाइड लिए हो उसमें देख लो, ठीक है, उसमें आपको दिख जाएगा। अब मैं आप लोगों को रचनाएं बताता हूं, रचनाएं चैप्टर, ठीक है, रचनाएं चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा रचनाएं से जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आने का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है, हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में आता है। 3 ही क्वेश्चंस बताऊंगा और आप लोग तैयार कर लेना, 3 ये जरूर तैयार कर लेना। पहला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है, कहीं से भी तैयार करो, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। ये आपका रचना ऐसा है, 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत की भुजाएं 2/3 गुनी हो, ठीक है। ये आपको दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रचनाओं से। तीसरा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए जो एक आपका स्पर्श रेखा खींचिए, उसकी लंबाई मापिए तथा परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना है स्टूडेंट। 3 क्वेश्चन ये रचनाओं में से, कंस्ट्रक्शन में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है रचनाओं से। फिर आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का मैंने लिख रखा A बराबर θ/360 इंटू πr², ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इस पर भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लघु उत्तरीय में, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। अभी हमारा थोड़ा सा और है क्वेश्चंस, देखो फिर हमारा जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में बहुत सारे सूत्र हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, जैसे घन से रिलेटेड, घनाभ से, गोला से, ठीक है, एंड अर्धगोला से, शंकु से, छिन्नक से महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको कंप्लीट कर लो। बहुत सारे सूत्र हैं इससे रिलेटेड, बहुत सारे सूत्र हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है सांख्यिकी, वेरी इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक, संचयी बारंबारता, ग्राफ से संबंधित कुछ ग्राफ वाले प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो वो कंप्लीट कर लेना। बस मैथ में इतना पढ़ लो जितना मैंने आपको बता दिया, बस इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा मैथ में, ठीक है। तो ये हमारा मैथ की तैयारी कैसे करें, जैसा मैंने आपको बताया ऐसे आप लोग तैयारी करो, जितना चीजें मैंने बताया उसको आप पढ़ो, उतने टॉपिक्स पढ़ो, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ये हमारा क्लास 10 मैथ की तैयारी ऐसे करना है, हम लोग 6 सब्जेक्ट पूरा देखेंगे कि कैसे तैयारी करना है। तो अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें, ठीक है। एक एक प्रश्न को देखो, मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि कब कब प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, पूरे बुक का है। तो पहला प्रश्न आप लोग याद कर लेना, जो कि है जर्मनी के एकीकरण का संक्षेप में पता लगाएं। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका आपको संक्षेप में पता लगाना है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहली बात तो NCERT का है और 2020 और 2022 में आया हुआ है, ठीक है। ये आपका जर्मनी के एकीकरण का, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसके बारे में आप लोगों को बताना है, पूरा आपको डिटेल में बताना है जर्मनी के एकीकरण के बारे में। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, ठीक है।
सारे स्टूडेंट छोटा छोटा नोट्स बना लो, मैंने पहले ही बता रखा है कि नोट्स बनाओ और उसमें जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो तैयार करो, ठीक है। मैं इसमें पूरे बुक का बताऊंगा तो ये पूरा आप तैयार करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कहां से आपको तैयार करना है। 1789 फ्रांसीसी क्रांति का क्या मतलब का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उनका जो फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज को आपको अच्छे से बताना है। ये भी बोर्ड एग्जाम 2020 में, 21 में, 22 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन जितना मैं आपको बता रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाओगे तो 80 से 90% आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। इसलिए मैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सर्च करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। जो इटली का एकीकरण हुआ था, जो आपका एक जर्मनी का एकीकरण हुआ था कि इटली का एकीकरण हुआ था, और इटली का एकीकरण लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम 2020 और 22 में आया हुआ है। तो अब आप लोगों को तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाना है। आप लोगों को सारी चीजें तैयार अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आप देखोगे तो बोर्ड एग्जाम में यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन है उसका क्या अर्थ है, कारण लिखिए। आपको कारण भी बताना है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया। ये बोर्ड एग्जाम 2020 और 2022 में आया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, कारण भी आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उस पर आपको अच्छे से डिटेल में बताना है कि सत्याग्रह आंदोलन का मतलब क्यों चलाया गया, इसका अर्थ क्या है, पूरा आपको अच्छे से निबंध टाइप का लिखना है जो 2020 और 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन सबको नहीं तैयार करोगे तो सामाजिक विज्ञान में आप फेल भी हो सकते हो, और अगर ये क्वेश्चन तैयार करके जाओगे तो आप 80 से 90% बोर्ड एग्जाम में लाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देख सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो महामंडी का कारण है उसकी व्याख्या करना है। पहली बात तो एनसीईआरटी का है, 2020-2022 में भी आया हुआ है। मतलब देख सकते हो महामंडी का कारण बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महामंडी के कारणों की आपको व्याख्या करना है। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी का भी है, 2020 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है। तो अब आप लोगों को तैयार ही करना पड़ेगा ये सारी, जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। 3 प्रकार के प्रवाह बताए गए थे, उनकी व्याख्या करना है। एनसीईआरटी का 2021-2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो अब आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना है तो फिर मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, आपके पास 3 महीना है। इन सबको टारगेट बना लो, हमें 15-10 दिन में खत्म कर देना जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, तो फिर आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। जो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था उसका अर्थ बताना है। ब्रिटेन वुड्स समझौते के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताना है, और ये एनसीईआरटी का भी है, 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अब आप लोगों को तैयार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, वहां अगर मृदा अपरदन हो रहा है तो फिर उसको कैसे रोका जाए, किस तरह से रोका जाए, ठीक है। ये आपको बताना है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मृदा अपरदन हो रहा है तो उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना है। एनसीईआरटी का है, 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। तो देखो सामाजिक विज्ञान का अगर आप बुक उठा के देखोगे तो एक एक चैप्टर में आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एक ही बार 2 ही बार आया हुआ है तो वो सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस में तो बहुत बार एक ही क्वेश्चन आता है, विद्युत मोटर देखोगे तो बहुत बार आया हुआ है, तो वो तो आपका रिपीटेड है बिल्कुल। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ
ये बोर्ड एग्जाम के रिपीटेड हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और सोशल साइंस में अगर ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं और क्वेश्चन तैयार करने की, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैव और अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण दीजिए। जैव और अजैव, जैव नाम सुनकर और अजैव नाम सुनकर कुछ तो माइंड में आया ही होगा इन दोनों का नाम सुनकर, ठीक है। जैव जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें जीव होते हैं, जिसमें जो जीवमंडल से प्राप्त जाता है। अजैव जो होता है वो निर्जीव होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो क्वेश्चंस को ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में लिख सको बोर्ड एग्जाम में। उदाहरण भी बताना है तो सजीव निर्जीव का उदाहरण तो बता ही सकते हो। एनसीईआरटी का है 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ये हमारा है जैव अजैव के बारे में क्वेश्चन नंबर 10। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मतलब मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो ये आपको बताना है। और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो, मतलब मृदा अपरदन किन कारणों से होता है इस चीज के बारे में बताना है। तो मृदा अपरदन आप लोग बहुत सारे कारण बता सकते हो, हवा से भी होता है, सिंचाई करते हो तो भी मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि जब आप सिंचाई करते हो तो मृदा अपरदन मतलब मृदा उसी के साथ मिट्टी बहती जाती है तो मृदा नष्ट होता है, तो वही को मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। और इनके कारण भी बताने तो खुद से कॉमन सेंस से भी बनाकर लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिखो जैसा बुक में है, जैसा गाइड में है वैसे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपका 2020-2021 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 3 राज्यों के नाम बताइए, 3 ऐसे राज्य के आपको नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है, जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो वो काली मृदा तो बहुत सारे राज्य में पाया जाता है, ठीक है। अगर आप काली मृदा का क्षेत्र देखोगे मानचित्र में तो बहुत सारे राज्य मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है वो आप लोग ध्यान रखना, वो है कपास, क्योंकि काली मृदा जो है वो काली कपास की मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, तो एनसीईआरटी का भी है 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, तो भाई तैयार करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जैव विविधता क्या है, जो जैव विविधता होता है वो क्या होता है और मानव जीवन में इसकी महत्वता का वर्णन करो। मानव जीवन में इसका क्या महत्व है इसके बारे में आपको जैव विविधता के बारे में बताना है पहले, फिर मानव जीवन में जो जैव विविधता है उसका क्या महत्व है वो भी आपको बताना है। एनसीईआरटी का है 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ और हानि बताना है। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उससे लाभ और हानि, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय में केवल लाभ ही पूछ लेता है तो भी आप लोग ध्यान रखना, और कभी कभी हानि ही पूछ लेता है तो फिर, और लॉन्ग में अगर पूछेगा तो लाभ और हानि दोनों पूछेगा। एनसीईआरटी का है बेटा, एनसीईआरटी का, तो फिर तैयार करो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अगला देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि होती है उनकी कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, जैसे प्रकृति पर निर्भरता। देखो जो भारत के किसान हैं वो प्रकृति पर निर्भर करते हैं, अगर पानी बरस जाए तो अच्छा रहे, ठीक है। ऐसे कृषि की निम्नतम उत्पादकता, ठीक है। ऐसे आप कई सारी चीजें लिख सकते हो। सिंचाई के लिए थोड़ा सा समस्या होती है तो वो समस्या में आएगा। अभी तो ये हमारा 2022 में आया हुआ है, ठीक है। देखो कोड आपका अलग अलग, 22 में किसी और पेपर में किसी और कोड में आया होगा, तो इसलिए 2 बार लिखा गया। अगला देखो 16 नंबर क्वेश्चन कि चावल या धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करो। जो चावल होता है या धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, ठीक है। उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020-2022 में आया हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2020-2022 में आया भी हुआ है। तो चावल की खेती बताना है, चावल की खेती के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ डिटरमाइन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो स्टूडेंट। अगला है
कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो। जो कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में बताना है। जो भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, 3 नहीं, मैं आपको 5-10 समस्याएं बता सकता हूं। 2020 और 2022 में आया हुआ है। तो वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, भूमि की उपजाऊ शक्ति का कम होना, हानि होना, एंड मृदा अपरदन होना। मृदा अपरदन होता है तो फिर जो उपजाऊ मृदा होता है वो अपरदन हो जाता है उसका। और भी बहुत सारी चीजें हैं। खेत जो है ना, खेत का छोटा आकार, मतलब खेत छोटा होता है, काम उतना ही है जितना बड़े खेतों में किया जाता है। तो फिर ये सारी समस्याएं हैं। सिंचाई का अभाव होना, ये सारी समस्याएं हैं, लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये कभी कभी अंतर में पूछ लेता है। तो एनसीईआरटी का 2021-22 में आया हुआ है। तो परंपरागत और आप लोगों को गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में आपको अच्छे से बताना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो फिर लगे कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है और उसको नंबर जरूर देना है फुल, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लो जल्दी से। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखो, यहाँ इसमें पूछ रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं उनका वर्णन करना है, ठीक है। गैर परंपरागत, एक परंपरागत होता है, गैर परंपरागत अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उसका वर्णन करना है। और ये हमारा 2020 और 21 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। 2020 और 21 बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है। तो इसलिए आप लोग तैयार कर लो कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोतों का आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन की सड़क परिवहन के 3 गुण या 3 लाभ बताइए। जो सड़क परिवहन होता है उनके 3 गुण बताना है, जैसे उनके लाभ हैं, जैसे सड़क परिवहन के क्या लाभ हैं, इन चीज को आपको अच्छे से बताना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का है, 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। तो सड़क परिवहन आपको पता ही होगा, सड़कों से हम लोग सामानों को बहुत आसानी से ला सकते हैं, कम लागत में हम लोग सड़क बना सकते हैं। लेकिन और चीज़ें तो काफ़ी हार्ड हो जाती है। अगर रेल बनाना है, वायुयान अगर उड़ाना है तो उसके लिए तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। लेकिन सड़क परिवहन सबसे अच्छा है भारतीय लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 21 देखो, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश का जीवन रेखा का अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। एक होता है परिवहन और एक होता है संचार के साधन। संचार के साधन जिसके द्वारा खबर भेजा जाता है ना, तो वो मतलब एक जीवन की अर्थव्यवस्था की रेखा है। ये तो आप लोग देख लेना बुक में, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से लिखा है। एनसीईआरटी 2021 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा है 22 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार के बारे में आपको डिटेल में बताना है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन को नोट करना, याद करना। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना, छोड़ कर नहीं आना है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले इसीलिए बता देता हूं, ठीक है। और इसका हम लोग धीरे धीरे सॉल्यूशन भी करेंगे। ये हमारा 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हमारा गठबंधन सरकार के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है संघवाद क्या है। जो संघवाद होता है, संघवाद के बारे में आपको बताना है। संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो संघवाद होती है उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा 2020, 2021, 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में ये आता है। नागरिक शास्त्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर आपको तैयार तो कर ही लेना चाहिए संघवाद के बारे में। संघवाद एंड उसकी विशेषताएं, छोटी सी 2-4 विशेषताएं तैयार कर लो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगला देखो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है 1992 के संविधान संशोधन से पहले। जो 1992 की संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। पहले तो 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर आपको बताना है। देख सकते हो क्वेश्चन फंसा के पूछ रहा है। और एनसीईआरटी का है 2020, 2021, 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। और ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं और आप लोग इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके ही जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया भी है कि भारत की विधायिकाएं जो होती है उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। देखो महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। अगर मान लो महिला मुख्यमंत्री ही बन जाती है तो भी
वर्चस्व किसका रहता है? पुरुष का रहता है, पुरुष का ही ज्यादा दावेदार रहता है, ज्यादा नाम रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का है 2020-2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि आपका भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 25 में डिटेल में बताना है, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 26 देखो कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। बताना है आपको कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं, इसके बारे में आपको बताना है। एनसीईआरटी का 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है, मतलब जो जातिगत जातिवाद जिसे कहते हैं वो अभी भी जारी है, उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र, ठीक है, किस तरह, मतलब लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवाद और वैध सरकार का गठन करता है। मतलब जो लोकतंत्र होता है वो किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ताकि वो लोकतंत्र के लिए अच्छा हो और चीजों को समझे और अच्छे से पूरे देश को संभाले। ये चीज आपको बताना है, अच्छे से आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नागरिक शास्त्र का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अलग अलग कोड में पूछा जाता है। ये हमारा एनसीईआरटी का 2022-2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको यही बताना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग समझो। यहां क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछ रहा है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। जो लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां हैं उनका वर्णन करना है। जैसे जो हमारा लोकतंत्र है उसके सम्मुख बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जैसे उनके समक्ष जैसे जातिवाद भी एक चुनौती ही है, ठीक है, तो उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताना होगा, ठीक है। और पूरी चीजों को संभालना भी एक चुनौती ही है, तो उस सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताओ। 2021 और 2022 बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो फिर आपको तैयार करना है ना। सभी स्टूडेंट वादा करो इन सारी क्वेश्चंस को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है विकास मापने का यूएनडीपी, ठीक है, का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जो विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड है वो किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, इस चीज के बारे में आपको अच्छे से बताना है। और एनसीईआरटी का है 2020 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, तो अब आप लोगों को तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हो। जो असंगठित कार्य क्षेत्र हैं उससे आप क्या समझते हो और किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मतलब असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हो और किन्हीं 3 समस्याओं का आपको उल्लेख करना है अच्छे से। और ये बोर्ड एग्जाम 2020 और 2022 बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, तो ये आपको अच्छे से डिटेल में बताना है। नीचे भी वही क्वेश्चंस लगभग सेम दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि संगठित और असंगठित दोनों, मतलब एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित, दोनों के बारे में क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियां की तुलना कीजिए। एक संगठित रोजगार होता है और एक असंगठित रोजगार होता है, उन दोनों के बीच में परिस्थितियों की तुलना करनी है। और ये हमारा एनसीईआरटी का है 2020-2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से समझना है 31 नंबर क्वेश्चन को और फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 32 नंबर है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। जो वैश्वीकरण होता है उससे आप क्या समझते हैं और लाभ भी बताना है। मतलब वैश्वीकरण से होने वाले लाभ को भी आपको अच्छे से डिटेल में बताना है। एनसीईआरटी का है 2020 में 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर आप लोगों को मेहनत करना है, इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ठीक है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करनी है। जो उत्तरदायी कारण है, जितने भी कारण है, उसकी आपको व्याख्या अच्छे से करनी है। और ये हमारा एनसीईआरटी का 2021-2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। जो उपभोक्ता है उसका शोषण होता है, ठीक है। शोषण होने का मतलब है कि वो चीज जो है ना शोषित हो रहा है, उस चीज पर दोष डाला जा रहा है। एनसीईआरटी 2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये हमारा जो रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज था, इसमें 34 क्वेश्चन, मतलब 34 क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है।
ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो सामाजिक विज्ञान का आपका समझो खत्म है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं एक सीरीज ले आऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें लघु दीर्घ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे चित्रकला। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर चित्रकला पर वीडियो बनाइए। देखो चित्रकला की तैयारी आप कैसे करोगे, चित्रकला की तैयारी देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये आपका एक भाई और सब्जेक्ट के मुकाबला आसान सा सब्जेक्ट है। ठीक है आसान है। सबसे पहले आप लोग इसमें 20 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, उसको आप कंप्लीट कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग इसमें तैयार कर लो। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और आप लोगों का मॉडल पेपर भी चित्रकला का है, उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको पढ़ लो। और फिर आप लोगों को एक मतलब अच्छा सा पुष्प बनाना है। ठीक है, एक पुष्प अच्छा सा बनाना सीख लो, चाहे कमल का चाहे गुलाब का, ठीक है, अच्छे से, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में कम समय में अच्छे से बना सको। ठीक है, और एक आप लोगों को जैसे आपका आता है ना कि आलेखन होता है, और एक आप लोगों का प्राकृतिक दृश्य चित्रण आता है, उसमें भी आप तैयार कर लो। प्राकृतिक दृश्य चित्रण और आलेखन, एक आलेखन से तैयार कर लो और एक आपका प्राकृतिक में से तैयार कर लो। मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तो चित्रकला की मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो लाऊंगा, केवल 2 वीडियो, एक ऑब्जेक्टिव का और एक आप लोगों का आलेखन का और एक आप लोगों का प्राकृतिक चित्रण का। 3 वीडियो लाऊंगा और आपका चित्रकला खत्म हो जाएगा। ठीक है, चित्रकला में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आज का ये वीडियो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आपने जितना मैंने आपको बताया ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आप ऐसे करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका 600 नंबर पक्का कर सकता है अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो। या मैंने आपको सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया, सारी चीजें। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट, शेयर भी जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ सकें। अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।